देखिए, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बैटरी। बैटरी एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, बैटरी या फिर सेल, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब बैटरी को देखिए, पहली बात तो ये कि फिज़िक्स में खास करके सेल के बारे में दिया होता है। जब भी आपको सर्किट आगे सॉल्व करने को मिलेगा तो आप देखेंगे वहाँ पे एक सेल का यूज़ किया है या फिर बैटरी का यूज़ किया। तो सबसे पहले जानते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। कई सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो एक बैटरी बन जाती है। जैसे सेल आपने नॉर्मली देखा होगा घरों में, जो टॉर्च में होता है, रिमोट में होता है, वो सेल होता है। उसका वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 1.5 वोल्ट, 3.2 वोल्ट। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है वो आपकी 3.7 वोल्ट ऐसा कुछ करके 3.2 वोल्ट, इतने वोल्टेज की बैटरी होती है वो। घर में जो बैटरी अब यूज़ करते हैं इन्वर्टर यूज़ करने के लिए, वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो बैटरी एक्चुअल में होती क्या है? तो बैटरी को समझने के पहले हम थोड़ा सा आपको इसको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पंप है। पंप वही जो जिसके थ्रू वाटर को हम लोग सप्लाई करते हैं प्लेस टू प्लेस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पाइप के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। एक आपके पास पंप है। ये पंप क्या है? एक पाइप से कनेक्टेड है। हमने दिखा रखा है, ये कोई पाइप है जिसे पंप कनेक्टेड है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये पंप है। उसके बाद जहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ से दो वॉल्व हैं। एक वॉल्व इधर निकला है, एक वॉल्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये चूंकि यहाँ पे खुला हुआ है, ये खुला हुआ है ऐसे। ये पाइप ऐसे गया, फिर ये ऐसे पाइप घूम के आ रहा है, फिर फाइनली हमने देखा कि ये पाइप कुछ ऐसे घूम के इस वाले वॉल्व से आके कनेक्ट हो गया। देखिए हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपको। चलिए मान लेते हैं कि इसमें वाटर भरा हुआ है। इस पाइप में, ये जो आपका पाइप दिख रहा है इसमें वाटर है, पानी है। अब होगा क्या कि जैसे ही पंप को हम ऑन करेंगे, इस पंप को ऑन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑन कर सकते हैं या फिर मैकेनिकली इसको कोई आदमी घुमा के इसको ऑन कर सकता है। जैसे ही पंप को ऑन करेंगे तो ये जो वॉल्व है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कहलाता है इनलेट वॉल्व। इसको हम नाम देते हैं, ये कहलाता है इनलेट वॉल्व। ये जो आपका वॉल्व दिख रहा है ये कहलाता है आउटलेट वॉल्व। आउटलेट वॉल्व। अगर सपोज कर दीजिए कि पंप बंद होता तो आप बोलेंगे ग्रेविटी की वजह से जो वाटर का लेवल होता ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये ऊपर जो पानी दिख रहा है ये दिख नहीं रहा होता। ये जो हमने यहाँ पे वाटर दिखा रखा है ऊपर वाले पाइप में, ये पानी आपको दिख नहीं रहा होता। लेकिन जैसे ही इस पंप को ऑन करेंगे तो पंप ऑन होने के बाद क्या करता है कि पंप इस इनलेट और आउटलेट वॉल्व के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये क्या करता है कि ये जो इनलेट वॉल्व है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है, ये जो आउटलेट वॉल्व है यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है। ये पंप का काम है। और आपको पता है कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है दैट इज टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, लोअर प्रेशर फ्रॉम हायर प्रेशर। हर एक बॉडी लोअर प्रेशर की तरफ जाती है हायर प्रेशर से। तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये जो पानी है जो शुरू में सिर्फ डाउनवर्ड, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, लोअर सेक्शन है ये पाइप का, जो वाटर पहले इसमें था, अब इसके थ्रू ये वाटर ऊपर जाएगा। इसके थ्रू ये वाटर ऊपर जाएगा और ऊपर जैसे ही पहुंचा ये फिर से इस पाइप के ज़रिए फिर से यहीं पे आ जाएगा। ये पंप जब तक चलेगा तब तक वाटर इस पाइप में सर्कुलेट करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि कोई ना कोई एक एक्सटर्नल सोर्स था जिसने कि इस पंप को एनर्जी दी। वो एक्सटर्नल एनर्जी पंप ने लेके क्या किया, उस एनर्जी को सप्लाई किया वाटर को, और वो एनर्जी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही वाटर को पोटेंशियल एनर्जी मिली, अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई वाटर की काइनेटिक एनर्जी में, और वाटर इस पाइप के थ्रू मूव करने लग गया। वाटर ऐसे कुछ मूव करेगा। आप बोलेंगे जो वाटर है ऐसे पाइप के थ्रू ऐसे मूव करेगा वाटर।
उसके बाद जैसे ही वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वाटर पाइप के थ्रू मूव करना शुरू कर देगा और होगा क्या कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि वाटर और पाइप की जो वॉल्स हैं, पाइप की जो वॉल है और वाटर, इसके बीच में हमेशा फ्रिक्शन होता रहता है, तो जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होगी वो लॉस, उसमें लॉस होगा, उसमें कमी आएगी। वाटर अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में, ड्यू टू फ्रिक्शन वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। पाइप थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, आप इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। काफ़ी देर तक काफ़ी हाई स्पीड के साथ अगर किसी पाइप के थ्रू अगर वाटर फ्लो करे तो वो जो पाइप है उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? थर्मल एनर्जी में। अब इसकी एनर्जी जब डिक्रीज होती जाएगी तो जो वाटर जो फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा, अगर पंप को फिर से ऑफ कर दे तो फिर ये वाटर ऊपर जा नहीं पाएगा। तो पंप कंटिन्यूअसली वर्क करता है, क्यों? ताकि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सके इस वॉल्व के क्रॉस, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व के क्रॉस पंप एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमेशा जो वाटर होता है लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर के टुवर्ड्स मूव करता है। यानी कि जो एनर्जी वाटर ने लॉस की थी, वाटर और पाइप के बीच में फ्रिक्शन हुआ, उसमें जो एनर्जी लॉस हुई वो एनर्जी फिर से पंप ने वाटर को सप्लाई कर दिया और फिर से उसी एनर्जी को लेके वाटर इसमें मूव करता चला गया और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है और हम देखते हैं कि पानी जो है वो पाइप के थ्रू फ्लो होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे पंप जो है एक सिर्फ सोर्स है, और सोर्स किस चीज़ का है? आप बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस का। जहाँ पे पंप एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वॉल्व, इनलेट टर्मिनल, आउटलेट टर्मिनल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ताकि जो वाटर की एनर्जी में लॉस हो रहा है वो उसको एनर्जी सप्लाई हो सके और एक स्मूथ फ्लो बना रहे पाइप के थ्रू वाटर का। अब देखिए बैटरी का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। बैटरी क्या करती है? जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, एक कंडक्टर आपके सामने सबसे पहले हम ड्रॉ कर दें। ऐसे जब हमने कंडक्टर ड्रॉ कर रखा है, कंडक्टर थोड़ा सा हम बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी के थ्रू। अभी फ़िलहाल हम बैटरी को ऐसे एक डब्बे की तरह से आपको दिखा रहे हैं, बाद में इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करेंगे, जो भी इसका सिंबल होता है। ये आपके सामने है बैटरी, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये हो गया कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसके अंदर पॉजिटिव लैटिस आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम को छोड़ के निकला होगा वो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो इसमें दोनों की दोनों चीज़ें हम लोग दिखा दें। आप बोलेंगे इसमें एक तो ये होंगे आयंस होंगे, उसमें पॉजिटिव लैटिस आयंस, और साथ ही साथ उसमें और एक दो दिखा देंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं। ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, हम सिंप्लिसिटी के लिए फिगर ज़्यादा कंजस्टेड ना हो इसलिए हम थोड़े बहुत ही यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर देखिए बैटरी है, बैटरी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि जब कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी हम ऐड कर देते थे तो बैटरी क्या करती थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती थी अक्रॉस द कंडक्टर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करते थे उस कंडक्टर में और करंट स्मूथली फ्लो हो रही थी, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी I = चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, Q/T और उसके यूनिट को हमने देखा था एम्पियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप बोलेंगे कि देखिए इलेक्ट्रॉन, बैटरी में देखिए दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो हम उस टर्मिनल को यहाँ पे पहले दिखा दे रहे हैं आपको। हमने बोला कि लेट्स से कि ये जो टर्मिनल है ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या सेकंड जो टर्मिनल है इधर वाला उसको हमने बोल दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये भी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब कि अगर इस कंडक्टर का इस एंड को हमने मान लिया एंड ए, इसको हमने मान लिया एंड बी, यानी एक कंडक्टर ए बी है, उसका टर्मिनल ए जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब ये भी आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो कि बी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल।
उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही थी वो हो रही थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो होता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इधर। तो आप बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कुछ ऐसे मूव करेंगे इस वायर के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरह से मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर नेगेटिव टर्मिनल से वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। अब देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तब तक इसमें कंडक्टर में फ्लो नहीं कर पाते जब तक कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था। हमने पीछे देखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक हम नहीं अप्लाई कर रहे थे तो विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, जो चार्ज कैरियर्स का मोशन होता है वो इरेगुलर होता है, रैंडम होता है, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव लैटिस आयंस के साथ टकरा के आपस में कोलाइड होके उनका जो नेट मोशन होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कोई आउटपुट वहां से नहीं निकलता। हम कह सकते हैं कि नेट मोशन वहां पे जीरो है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया अब तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे एक सर्टेन डायरेक्शन में, और सर्टेन डायरेक्शन क्या है, आप बोलेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करेंगे बैटरी के। ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, अब देखिए पहली बात तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट होते हैं, कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद फिर से एक्सेलरेट होते हैं। तो हमने बोला था कि इनकी स्पीड एक लिमिट में रहती है और उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड Vd, और उसको हमने देखा था वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स था। अब ये जब कंटिन्यूअसली कोलिजन इनका हो रहा है एटम्स के साथ, इसका मतलब कि ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं इसमें, जो भी इनके पास एनर्जी है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाता। अब नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए उसे बैटरी के अंदर से होके जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा है ना पॉजिटिव टर्मिनल तक, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमने बोला कि चलिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे कंडक्टर के थ्रू मूव करके, इस वायर के थ्रू मूव करके इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच तो गया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा तो उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। और लूज उसकी एनर्जी कहाँ पे हुई, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस कोलिजन जो हो रहा है वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब वो अपनी एनर्जी को लूज कर चुका है तो उसकी एनर्जी बढ़ाई कैसी जाए, क्योंकि जब तक उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे नहीं और वो एनर्जी अगर लूज करता जा रहा है तो एक टाइम पे उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और फिर जो हम मोशन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और करंट इसमें फ्लो नहीं करने वाली। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को फिर से उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है और ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसे बैटरी की तरफ मूव करके फिर से नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से एमिट होता है, फिर से बी तक जाता है, फिर से इसके अंदर जाता है, और ये साइकिल कंप्लीट हो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और करंट स्मूथली सर्किट के अंदर फ्लो होती रहती है। ये बात समझ में आया। तो जैसे यहां पे पंप क्या कर रहा था, पंप वाटर के अक्रॉस, ये जो वॉल्व था, इस वॉल्व के अक्रॉस पंप ने क्या किया था, एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया था ताकि वाटर का फ्लो स्मूथली होता रहे। और जो भी वाटर ने एनर्जी अपनी लूज की है फ्रिक्शन की वजह से पाइप के अंदर, वो एनर्जी फिर से इस पंप ने सप्लाई कर दिया इसको, इस वाटर को, इसीलिए ये फ्लो कंटिन्यूअस मेंटेन रहता है और वाटर फ्लो करता रहता है थ्रू आउट द पाइप। यहाँ भी वही काम हो रहा है, बैटरी एज ए पंप वर्क कर रही है। बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स ने जो भी एनर्जी लूज किया है उस एनर्जी को बैटरी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या बैटरी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या बैटरी के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो एनर्जी देती ही रहेगी? क्या बैटरी की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी? तो जवाब यहाँ पे ये है कि बैटरी की एनर्जी खत्म होगी। बैटरी की एनर्जी खत्म होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी अपनी टोटल एनर्जी खत्म कर दे चुकी होती है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए कुछ नहीं बचते। पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्टर के अंदर, उसको देने के लिए बैटरी के पास कुछ नहीं बचता और फाइनली हम कहते हैं कि द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए बैटरी में होता क्या है। बैटरी को अगर सिंपल हम लोग ड्रॉ करें तो आप बोलेंगे बैटरी कुछ इस टाइप से होता है, डब्बे की तरह से होता है। इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, पहली बात तो ये कई सारी वर्टिकल प्लेट्स होती हैं। वर्टिकल प्लेट्स को सीरीज में कंबाइन करके एक बैटरी को बनाया जाता है, या फिर आप ये बोलेंगे सेल्स होते हैं कई सारे जिनको सीरीज में कंबाइन करके एक बैटरी को बनाया जाता है। क्यों उनको कंबाइन करके बनाया जाता है, ये सब देखो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उसको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये बैटरी है। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल हमने ये बना दिया बैटरी का, और दूसरा टर्मिनल हमने बना दिया यहाँ पे। चलो इसको हम अलग कलर से बना दे रहे हैं, इस वाले टर्मिनल को। ये बैटरी के हमने दो टर्मिनल्स आपको दिखा रखे हैं। एक टर्मिनल जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो आपका सेकेंड वाला टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखेंगे बैटरी के ऊपर लिखा होता है उसके टर्मिनल्स पे, चाहे सेल भी आप लेंगे तो उस पर भी लिखा होता है कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसको कि हम लोग बैटरी वाटर कहते हैं, बैटरी का पानी, जिसको तेजाब सिंपल शब्दों में बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो तेजाब होता नहीं है, वो बैटरी वाटर होता है। वो 70 और 30 के रेशियो में होता है। वो एक्चुअल में H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप बोलेंगे H2SO4, और ये जो H2SO4 है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट है। आप बोलेंगे कि ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, H2SO4, और ये जो H2SO4 होता है ये 70/30 के रेशियो में होता है। ठीक है, 70% आपका H2SO4 होता है, 30% इसमें वाटर होता है। ये प्योर, ये एब्सोल्यूट H2SO4 नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता, जी 70 और 30 के रेशियो में होता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नाम क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स उन लिक्विड्स को बोला जाता है जिनके थ्रू करंट फ्लो कर सके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये H2SO4 है। अब हम आपसे कहते हैं कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ने के पहले एक वायर से हमने इसको जोड़ा है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, हमने एक बल्ब आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या किया, लगा रखा है। आप बोलेंगे बल्ब जलेगा, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बैटरी में अगर आप बल्ब कनेक्ट करें, बल्ब से आप दो वायर निकालें, एक को प्लस से कनेक्ट करें, दूसरे को माइनस से कनेक्ट करें, तो बल्ब वो जलेगा, बर्न होगा वो। तो ये जल रहा है बल्ब, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आप बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कंडक्टर से होते हुए वो पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले होंगे, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे यहाँ से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल में फिर से एंटर किए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिर से ये इलेक्ट्रॉन को जाना है कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुआ है वो बैटरी से होके फिर से वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो तो कुछ ना कुछ फिक्स होंगे ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे एंटर करता है, एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिर निकल भी जाता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लैग नहीं होता। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स तो पहुँच गए, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर आता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है और एक्चुअल में ये कंडक्टिंग मीडियम होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टिंग मीडियम होता है, यानी कि ये चार्ज कैरियर्स को रेजिस्ट नहीं करेगा, उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, उनको अपोज नहीं करेगा, उनको फ्लो होने देगा। अगर चार्ज कैरियर चाह रहा है उसके थ्रू फ्लो होना तो फ्लो होने देगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ चुका है उसके पास एनर्जी बहुत कम है, उसने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ कर दी है कोलिजन के वक्त, कंटिन्यूअस कोलिजन विद द पॉजिटिव लैटिस आयन। जो भी कंडक्टर के अंदर लैटिस आयन से पॉजिटिव उनके साथ कोलिजन हुआ वो अपनी एनर्जी को लूज कर चुका है। तो जब तक इसे एनर्जी मिलेगी नहीं वो बैटरी के थ्रू भी मूव नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जैसे ही एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन को हम एक दिखा दें यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो चुका है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो देखिए जब बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में होती है, यानी कि जब बैटरी से काम लिया जाता है, डिस्चार्जिंग स्टेट
बैटरी की क्या कहलाती है? जब बैटरी से हम कोई apparatus यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैटरी से आप बल्ब जला रहे हैं, मतलब बैटरी आपकी धीरे धीरे डिस्चार्ज ही तो होती जाएगी ना। हम बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं, वहाँ बैटरी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो बैटरी वो डिस्चार्ज स्टेट में है। तो डिस्चार्ज स्टेट में देखिए, पहले तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें H2SO4 जो है ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में, SO4 माइनस माइनस में। ठीक है, डिस्चार्जिंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं। और जस्ट चार्जिंग स्टेज की बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा, चार्जिंग स्टेज में यही जो होता है फिर से उसी H2SO4 में हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक्चुअल में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा, या फिर नहीं भी सुने तो आप इतना जान लीजिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसा प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी is released in this process। इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस। अब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, यानी कि यहाँ पे H2SO4 अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं होगा। H2SO4 किस फॉर्म में होगा? तो आप बोलेंगे H2SO4 यहाँ पे फॉर्म में होगा हाइड्रोजन आयन और साथ ही साथ ये सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस के फॉर्म में होगा, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है केमिकल रिएक्शन के दौरान, वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन ये सर्किट कंप्लीट कर लेता है और फिर कहाँ पे आ जाता है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचने के बाद फिर से यहाँ से इजेक्ट हो जाता है, फिर से वही प्रोसेस, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, फिर से एंटर होता है, फिर से उसे एनर्जी मिलती है, फिर से वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचा, फिर से कंडक्टर के थ्रू जाता है। यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली लगातार होता रहता है। यानी जब तक ये रिएक्शन इसके अंदर होता रहेगा, केमिकल रिएक्शन किसमें? बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में, जब तक H2SO4 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती रहेगी और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा नहीं होता, एक टाइम पे ये प्रोसेस बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोले हैं कि पंप को एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, तो आप बोलेंगे कोई एक्सटर्नल सोर्स रहा होगा। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? वो एक्सटर्नल सोर्स या तो हम इस पंप को बिजली के थ्रू चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी दे के चलाएं, या फिर हम हाथ से कोई आदमी इसको पंप को घुमा रहा हो। तो जो आदमी है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स की तरह से वर्क कर रही है। अगर एक्सटर्नल सोर्स से पंप को एनर्जी नहीं मिलती तो पंप फिर इस वाटर को एनर्जी नहीं दे पाता, कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता इस वॉल्व के अक्रॉस। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पे अगर ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो फिर ये जो बैटरी है, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे पाती, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे पाती तो फिर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर पाता इसके अंदर। इसका मतलब कि इस प्रोसेस में ये जो H2SO4 का हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस में कंटिन्यूअसली एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैटरी अपने टर्मिनल के क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए एक शब्द आ गया जो हमने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ाया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन बस इतना आप जानिए कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी यहाँ पे मेंटेन करके रखती है अक्रॉस इट्स टर्मिनल। और ये क्यों कर पाती है? ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, इनसाइड द बैटरी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ हो रहा है। जब भी हम कहते हैं कि बैटरी इज ड्रेन्ड आउट, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो खत्म हो गया, या फिर बैटरी अब यूज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो अपना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी था, जो कि इलेक्ट्रॉन को जहाँ से एनर्जी मिल रही थी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी अब नहीं रही। यानी अब कन्वर्जन होना स्टॉप हो चुका है H2SO4 का हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में। और ये जब कन्वर्जन केमिकल रिएक्शन जब स्टॉप हो चुका है तो फिर एनर्जी यहाँ से रिलीज हो नहीं रही होगी। जब एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी तो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलेगी कहाँ से? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं
इस सर्किट के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी प्रोवाइड करा रहा है, तो बैटरी अपने पास से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करा रहा। बैटरी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को एनर्जी दे के सर्किट में लगातार फ्लो करा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इस सर्किट में। तो बैटरी एक सिर्फ सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे हुए है फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने बैटरी के बारे में आपको बताई। आप देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक और रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब वहाँ से बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब इसी रिएक्शन को उल्टा किया जाता है तो वहाँ से आप देखेंगे जब भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बाहर से चार्जर लगाना पड़ता है, यानी बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो फिर से ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन ब्रेक हुए थे फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में H2SO4 में आते हैं। और जब इस फॉर्म में आ जाते हैं सारे के सारे आयंस तो हम कहते हैं कि बैटरी फुली चार्ज्ड है, यानी बैटरी को अब दोबारा हम यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये रही थोड़ी बहुत कहानी बैटरी को लेके। बैटरी में हमने देखा कि बैटरी आखिरकार करती क्या है। बैटरी को आपने ये देख लिया, बैटरी का यहाँ पे थोड़ा सा रफ एक जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है बैटरी की, जो हमारे सामने बैटरी दिखाई देती है जिस फॉर्म में, वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं ये आपका लेड होता है और ये आपका लेड परऑक्साइड होता है, शायद मे बी लेड का एक ऑक्साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल लेड, जिसको स्पॉन्जी लेड भी बोला जाता है। ये हार्ड लेड नहीं होता। बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं आप देखेंगे उसको आप ब्लेड वगैरह से काटे तो वो कट भी जाते हैं, स्मूथ होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। तो लेड होता है, PbO2 होता है। एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा, आप घरों में देखिएगा जो बैटरी होती है घरों में, उस बैटरी में आप नई बैटरी लेके आइए, कुछ दिन आप उसको यूज़ करिए, महीने 2 महीने 1.5 महीने कुछ भी आप उसको यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उस पर एक वाइट कलर का एक पाउडर जैसा जम जाता है, उस पर एक सॉलिड टाइप का उस पर आपको मिलता है। वो आखिरकार होता क्या है? तो वो लेड सल्फेट होता है, उसको आप याद रखिएगा। वो क्या कहलाता है? लेड सल्फेट PbSO4। जब बैटरी का डिस्चार्ज प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती जा रही है, तो बोलेंगे कहीं ना कहीं सल्फेट आयन से लेड का रिएक्शन होता है और ये लेड सल्फेट जो होता है उसके टर्मिनल्स पे दिखाई देता है वाइट कलर के फॉर्म में, वाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू वाकू या फिर किसी भी चीज़ से हम उसको साफ करते हैं, तब जाके जिसको हम कहते हैं ना कि बैटरी में कार्बन पकड़ लिया है। कार्बन एक्चुअली वही होता है, लेड सल्फेट ही होता है। एक बात और कि बैटरी को नॉर्मली आपने सुना होगा 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी। तो क्या ये जो वोल्टेज है ये क्या बैटरी की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है? क्या ऐसा है कि 12 वोल्ट की बैटरी जो वो 3 वोल्ट से ज़्यादा बेहतर होती है, 3 वोल्ट से ज़्यादा कम करेगी, 24 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट से ज़्यादा कम करेगी? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। घर के इन्वर्टर को चलाने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत होती है। हम आपसे ये बोलें कि भाई 12 वोल्ट की बैटरी से आप किसी घर की वायरिंग को चला सकते हैं, इन्वर्टर से कनेक्ट करके आप घर में सप्लाई दे सकते हैं, फ़ैन, टीवी, ये सब चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, जो बड़ी वाली बैटरी है, जो बड़ी वाली ट्यूबुलर बैटरी आती है। लेकिन क्या 12 वोल्ट की बैटरी अगर हम छोटे छोटे सेल ले लें, आप देखेंगे जो रिमोट के जो सेल्स होते हैं, जो रिमोट के सेल होते हैं, या फिर जो सेल आप देखते हैं घड़ी के अंदर आते थे, टॉर्च के अंदर आते हैं, वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। तो 1.5 वोल्ट के 2 अगर हम सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट करें तो बनता है 3 वोल्ट। 12 वोल्ट के लिए हमें कितना चाहिए? आप बोलेंगे 8। अगर 8 सेल हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो टोटल बन जाएगा 12 वोल्ट, यानी वो एक 12 वोल्ट की बैटरी बन गई एक तरह से। तो क्या उस 12 वोल्ट की बैटरी से जो हमने 1.5 वोल्ट के 8 सेल लेके बनाया, क्या उससे हम घर की वायरिंग चला सकते हैं इन्वर्टर से कनेक्ट करके? आप खुद सोचिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ वोल्टेज ही बैटरी के बारे में सब कुछ आपको नहीं बताता। आपने देखा होगा, खास करके जब भी आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, फिर जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जाता है तो उसकी बैटरी के बारे में बताया जाता है कि 3000 mAh की है, 5000 mAh की है, 2500 mAh, 4000 mAh, ऐसा कुछ दिया रहता है। तो एक्चुअल में जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आवर रेटिंग। एम्पियर आवर रेटिंग
ये बताता है कि आपकी बैटरी कैसी है। अगर एम्पियर आवर रेटिंग ज़्यादा है इसका मतलब कि आपकी बैटरी का बैकअप ज़्यादा होगा, वो बैटरी आपकी काफ़ी बेहतर मानी जाती है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग बैटरी के केस में बैटरी के वोल्टेज को लेकर जस्टिफाई करते हैं कि नहीं जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा वो बैटरी बेहतर होगी। ऐसा नहीं होता। यानी कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, कैपेसिटी ऑफ बैटरी is represented या फिर is defined by its ampere hour rating। यानी एम्पियर आवर रेटिंग से ही आप बैटरी की कैपेसिटी को बता पाते हैं। जो फ़ोन की बैटरी होती है उस पर मिली एम्पियर आवर यानी mAh लिखा होता है, मिली एम्पियर आवर उनकी रेटिंग होती है, क्योंकि बैटरी छोटी होती है फ़ोन। आप देखेंगे जो घरों में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो एम्पियर आवर उस पर लिखा रहता है कुछ ना कुछ। अब देखिएगा घर पे आप जाके इसको चेक करिएगा। तो जो कैपेसिटी ऑफ द बैटरी होती है किसमें उसकी रेटिंग होती है, एम्पियर आवर में। यही आपको बताएगा कि बैटरी आपकी कितनी बेहतर है या फिर कितनी ख़राब आपकी बैटरी है। तो ये तो हमने देख लिया सेल और बैटरी के बारे में। एम्पियर आवर रेटिंग का मतलब देखो होता क्या है, थोड़ा सा हम रफली आपको आइडिया दे दे रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक बैटरी है, वो बैटरी कुछ ऐसी है कि वो 100 एम्पियर आवर उसकी रेटिंग है। इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बैटरी है इससे आप 100 एम्पियर की करंट 1 घंटे तक ले सकते हैं किसी सर्किट में। पहला मतलब तो इसका ये हो गया, क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये एम्पियर आवर, तो 100 एम्पियर आवर का मतलब ये हो गया। किसी ने बोला कि नहीं, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 एम्पियर की करंट हम कितने घंटे के लिए लें, 100 घंटे के लिए लें। ये भी सही है, आप उसी बैटरी से ये काम भी ले सकते हैं। अगर आपको 1 एम्पियर सिर्फ करंट चाहिए सर्किट में तो वो बैटरी 100 घंटे तक काम कर सकती है वही बैटरी। अगर आपको 100 एम्पियर की करंट चाहिए सर्किट में तो वो बैटरी 1 घंटे तक ही सिर्फ काम कर पाएगी, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद वो काम नहीं करेगी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं 50 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर, यानी कि 50 एम्पियर की करंट अगर चाहिए तो वो बैटरी कितने घंटे तक वर्क कर सकती है, 2 आवर्स तक। 52 या 100, ये 100 को ही हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, आप इसको हज़ारों तरीके से लिख सकते हैं। तो एम्पियर आवर रेटिंग का बेसिक मतलब आपका यही होता है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक बिहाइंड द बैटरी और सेल। अगर इतना आपको सेल के बारे में पता है तो फिर बेहतर है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ठीक है। तो बैटरी को फाइनली हम लोग जहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जो भी इसका डेफिनेशन निकल के आता है, बैटरी या फिर सेल, सेल को भी बोले तो सेल का भी यही काम है। इसका मतलब इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल difference across a conductor, across a conductor बोल लीजिए या फिर across its terminal, यानी अपने टर्मिनल के क्रॉस या फिर कंडक्टर के क्रॉस, बात वही हुई, across the conductor और across its terminal। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कई जगह लोग इसको गलत समझ लेते हैं। इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं होता, ये सर्किट को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उन्हीं को ये एनर्जी देके सर्किट में मूव करवाता है। उसके बाद जो हमने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाई द बैटरी इज ड्रेन्ड आउट, या व्हाट डू यू मीन बाई द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, इसका मतलब यही होता है। बैटरी डिस्चार्ज होने का बेसिक मतलब यही है कि अब जो बैटरी में एक्सटर्नल सोर्स था, एनर्जी आ रही थी जहाँ से, अब वो एनर्जी नहीं रही कि एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जा सके और इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव कर सके। इसका मतलब सिर्फ यही होता है। एक बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में भी उतनी ही वोल्टेज की होती है जितने वोल्टेज की वो चार्ज स्टेट में थी। ऐसा नहीं होता कि एक बैटरी 12 वोल्ट की है तो डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो 0 वोल्ट की हो जाएगी, नहीं, अभी वो 12 वोल्ट की है।
तो आप बोलेंगे फिर हम करंट वहाँ से क्यों नहीं ले पा रहे हैं? करंट आप इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कंडक्टर में, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर भी रहे हैं तो फिर वो फिर से पॉजिटिव, मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच भी गया, तो फिर जब इसके अंदर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच नहीं पाएगा, यानी सर्किट इनकम्प्लीट है। और सर्किट जब इनकम्प्लीट है जब तक तब तक आप करंट को नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने करंट के बारे में जाना, चार्ज के बारे में जाना। चार्ज का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको पता है। I इज इक्वल्स टू हमने देख लिया Q/T हुआ करता था, यूनिट उसके हमने देखी थी एम्पियर। तो हम जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो हम लोग मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। ये छठा लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और आप देखेंगे कि अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स को ही कवर कर रहे हैं। सिर्फ काम की चीज़ हमने जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ एक डेफिनेशन हमने पढ़ी। वो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ करंट, जिसको कि हमने डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एक शब्दों में कि I इज इक्वल्स टू Q/T। यही हमने फॉर्मूला देखा था आपके सामने, यही लिखा था कि I इज इक्वल्स टू Q/T, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। Q को हम लिख सकते हैं N इंटू E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, डिवाइडेड बाई T। और E के बारे में आप जानते ही हैं, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। देखिए जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको रखना पड़े तो आप माइनस साइन के साथ नहीं रखेंगे, ठीक है, आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो करंट है सर्किट में, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यानी कि हम हमेशा जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। अगर एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज को माना जाए, पॉजिटिव चार्ज कोई भी, हम मान लें कि चलो कोई पॉजिटिव चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है? कुछ भी। तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर मूव कर रहे होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो ये सारे के सारे राइट में मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी अज्यूम्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही है, एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है। देखिए दो डायरेक्शन आपको किताबों में देखने को मिलेगी करंट की। एक तो होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी एक होती है कन्वेंशनल करंट, उसको आप समझिए इसका क्या मतलब है। कन्वेंशनल करंट, देखिए कन्वेंशनल करंट का मतलब ये होता है कि जब हम करंट की डायरेक्शन को इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें तो वो करंट कहलाती है कन्वेंशनल करंट। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया जाए, आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज होंगे नीचे से ऊपर मूव कर रहे होंगे कि नहीं। तो जब पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर मूव कर रहे होंगे और हम ये मान लें कि करंट भी नीचे से ऊपर ही मूव कर रही है तो वो करंट कहलाएगी कन्वेंशनल करंट। यानी आप बोलेंगे द करंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी करंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जो करंट है कन्वेंशनल करंट कहलाती है। और दूसरी करंट होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको भी हम कहीं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन में करंट को अज्यूम करें तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट को हमें दिखाना पड़े तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको चलिए हम दिखा दे रहे हैं, ये कन्वेंशनल करंट नीचे से ऊपर है ना, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये I, इसको हम I डैश कहते हैं, तो I डैश यहाँ से हो गई इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो I है वो क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट। तो ये करंट होगी, करंट की डायरेक्शन हमने बता दिया, बैटरी कैसे काम करती है हमने वो बता दिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर वो हमने बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल शब्द जो यहाँ पे आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि हमें उसे पहले बताना चाहिए था आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसको जानने के बाद फिर हम लोग आएंगे ओम्स लॉ पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।